पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 सालों में 22,000 से ज़ायद रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान औरतों के लिए दुनिया का छठा सबसे खतरनाक मुल्क है। हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट ने 3 जनवरी को टू फिंगर टेस्ट पर बैन लगाया है। आज इस मामले पर बात मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटे, एक भाई की हैसियत से, एक दोस्त, एक साथी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से करना चाहूँगा। और वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि PG-14 के साथ साथ जो लोग इजीली डार्क या सेंसिटिव टॉपिक से ऑफेंड या डिस्टर्ब हो जाते हैं और उन पर बात करना टैबू समझते हैं, वो लोग इस वीडियो को कंटिन्यू ना करें। टू फिंगर टेस्ट क्या और क्यों होता है? जब भी कोई रेप केस रिपोर्ट होता है तो विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन यानी तिब्बी मुआयना किया जाता है, जिसके दो मेजर रीजंस होते हैं। एक, विक्टिम की हेल्थ एंड सेफ्टी डायग्नोसिस यानी सेहत और हिफाजत की तशखीस कि आया कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे HIV, एड्स, क्लेमेडिया और दीगर इन्फेक्शंस या कोई अनवांटेड प्रेगनेंसीज का खतरा तो नहीं, ताकि उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और दीगर एंटीबायोटिक्स देकर कैटर करने की कोशिश की जा सके और इस ट्रॉमा से ओवरकम करने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जा सके। दूसरा, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना, जिसको लीगल प्रोसीडिंग और कानूनी कार्रवाई में केस एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जा सके। इन दोनों के लिए विक्टिम का कंसेंट और रिटन परमिशन लाजमी होता है। ये उसकी चॉइस होती है कि वो इन दोनों या कोई एक के लिए प्रोसीड करना चाहे। अगर विक्टिम माइनर यानी 18 साल से कम की उम्र का होता है तो गार्डियन से लीगली परमिशन ली जाती है। ये मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस ऑब्वियसली काफ़ी अनकंफर्टेबल बट नेसेसरी होता है। विक्टिम का स्टेटमेंट लिया जाता है और पूरे इंसिडेंट की हर तरह की डिटेल पूछी जाती है और उसी हिसाब से सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें हेयर सैंपल्स, प्यूबिक हेयर सैंपल्स, फिंगर नेल स्क्रैपिंग, स्किन सैंपल्स, खासकर जिन बॉडी पार्ट्स की डिटेल हो, इंजरीज और स्वेलिंग की इंस्पेक्शन की जाती है, हादसे के वक्त के कपड़े डिपॉजिट किए जाते हैं और उन पर से जो एविडेंस मिल सकते हैं जैसे रेपिस्ट के सीमेन, हेयर्स एक्सेट्रा, उनको कलेक्ट करके महफूज किया जाता है। इसके अलावा यूरिन और DNA सैंपल कलेक्ट किया जाता है। असॉल्ट में मंशियात या ड्रग्स का इस्तेमाल होने की सूरत में टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट कराया जाता है। अगर विक्टिम ओरल असॉल्ट का क्लेम करता है तो माउथ इंस्पेक्शन और सलाइवा का सैंपल भी लिया जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव जेनिटल और विजाइनल एरिया की एग्जामिनेशन होती है, जिसमें इनर और एक्सटर्नल दोनों एरियाज को एग्जामिन करके सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। अगर उस वक्त पीरियड्स चल रहे हो तो ये जेनिटल एग्जामिनेशन बाद में भी हो सकती है और ये सारे सबूत सील करके पुलिस कस्टडी में दे दिए जाते हैं। इस एविडेंस कलेक्शन प्रोसीजर से पहले विक्टिम से कंसेंट फॉर्म के बाद एक क्वेश्चनर भी फिल कराया जाता है, जिसमें अगेन कुछ सेट ऑफ वियर्ड क्वेश्चंस होते हैं मगर उनकी लीगल और मेडिकल इंपॉर्टेंस होती है। उनमें मेनली ये सवाल होते हैं कि कब हुआ, कितने लोग थे, क्या एक्यूज को पहले से जानते थे, शादीशुदा हैं कि नहीं, बच्चे हैं, कभी कोई अबॉर्शन हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट टाइम पीरियड्स कब हुए, पेनिट्रेशन किसी और चीज़ से तो नहीं हुई थी, पेनिट्रेशन हुई थी कि नहीं हुई थी, इजैकुलेशन हुआ था। अब अगर यहाँ विक्टिम का मैरिटल स्टेटस खुदा ना खास्ता सिंगल निकल आता है तो कई मुल्कों में ये होता है कि उसी क्वेश्चनर में आगे ये सवाल कर लिया जाता है कि क्या आप इस असॉल्ट से पहले सेक्सुअली एक्टिव थे या नहीं। लेकिन कई ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है उसमें जेनिटल एग्जामिनेशन के साथ साथ टू फिंगर टेस्ट भी होता है। ये टेस्ट सिर्फ लड़कियों का ही होता है और हो सकता है इसे वर्जिनिटी टेस्ट भी कहते हैं और अपने नाम की तरह ये अपने मकसद कंवारेपन के जांचने को आया करता है कि ये इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि ये पता चले कि आया विक्टिम वर्जिन है कि नहीं। और इसके लिए एग्जामिनर अपनी 2 उंगलियों को विक्टिम की विजाइनल कैविटी में दाखिल करता है और खालिसतन बस अपने मुशाहिदे और अंदाजे की बुनियाद पर रिमार्क्स देता है कि ये बासानी हो गया कि नहीं। इस टेस्ट की कोई मेडिकल ऑथेंटिसिटी या हैसियत नहीं है, बल्कि उल्टा कुछ केसेस में इसको विक्टिम के कैरेक्टर का मौजू बनाकर केस डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। यहाँ तक सजा याफ्ता मुजरिम को हाई कोर्ट में अपील करने पर इस टेस्ट को बेस बनाकर विक्टिम की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई और कई दफ़ा इस तरह के रिमार्क्स देकर मुलजिम को बरी कर दिया। इन रिमार्क्स से तो ऐसा मालूम होता है कि अगर आप 15-16 साल की बच्ची भी हैं और अगर किसी भी वजह से आपका वर्जिनिटी टेस्ट नेगेटिव आ गया तो आपने पूरी दुनिया को जैसे लाइसेंस दे दिया है कि आपके साथ वो किसी भी हद तक जिनसी ज्यादती जैसा अमल कर सकता है। इसी वजह से दुनिया के कई ममालिक जहाँ पर ये होता था वहाँ इसको बैन कर दिया गया है। इंडिया में 2013 और बांग्लादेश में 2018 में बैन हो चुका है और हमारे यहाँ ये अभी 4 हफ्ते पहले 2021 में जाकर सिर्फ पंजाब में बैन हुआ है। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ पंजाब के लिए है। सिंध में भी इसके खिलाफ पेटिशन फाइल और उम्मीद है कि कोई जल्द मस्बत फैसला आए, क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही पूरा प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है। इसी वजह से UN ह्यूमन राइट्स, UN विमेन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में इसको तकलीफ दे अमल और जिल्लत आमेज रिवाज कहकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कंडेम किया है।
चूँकि अनफॉर्चुनेटली आम तौर से ज़बरदस्ती के वाक़यात बस बच्चों या औरतों के साथ होते हैं, इसलिए ये तिब्बी मुआयना एक लेडी डॉक्टर करती है, और अगर लेडी डॉक्टर मौजूद ना हो तो परमिशन के साथ मेल डॉक्टर करता है। और इसके हमारे मुल्क के कई इलाकों में ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि हम री कर कर यहाँ तक तो शायद पहुँच गए कि औरतों को पढ़ना चाहिए, हायर एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, लेकिन क्या उनको इंडिपेंडेंट जॉब हासिल करनी चाहिए, खासकर इस तरह के सेक्टर्स में? ये अभी भी हमारे यहाँ एक सवालिया निशान है। अक्सर केसेस फॉरेंसिक एविडेंस की कमी की वजह से भी कमजोर पड़ जाते हैं। अगर विक्टिम का स्टेटमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन मैच नहीं करता तो केस एक्यूज के फेवर में चला जाता है। फॉरेंसिक एविडेंस कई वजह से ज़ाया हो सकता है। जो क्वेश्चनर फिल करवाया जाता है उसमें ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या असॉल्ट या हादसे के बाद आप नहाए या कुछ खाया पिया तो नहीं, या यूरिन या स्टूल वगैरह पास तो नहीं किया, क्योंकि इन सब से हाई चांसेस हैं कि सारे क्रिटिकल एविडेंस लॉस हो जाएं। इवन के हाथ धोने तक से मना किया जाता है। और इन एविडेंस की हेल्दी कंसंट्रेशन के लिए इनको मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर अंदर कलेक्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा डिले की वजह से माइनर इंजरीज और स्वेलिंग वगैरह के ख़त्म होने के भी चांसेस होते हैं। अक्सर विक्टिम लेडी डॉक्टर के इंतज़ार या पुलिस को रिपोर्ट करना है कि नहीं, इस फैसले में ही एक हफ्ता लगा देते हैं, और कई जगह पुलिस FIR में डिले कर देती है। सेक्स एंड सेफ्टी एजुकेशन में आपको ना सिर्फ सेफ सेक्स और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे खतरनाक सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने और उनसे बचने के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि ये भी बताया जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह के अनफॉर्चुनेट सिचुएशन का शिकार हो जाए तो क्या लीगल प्रोसीजर है, एविडेंस के मामले में क्या डूज एंड डोंट्स हैं, और विक्टिम के क्या क्या राइट्स होते हैं। पाकिस्तान में 2 फिंगर टेस्ट जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, वीक लॉ एंड ऑर्डर, लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस, और इसके साथ साथ सोसाइटी में रेप को उल्टा विक्टिम के लिए एक स्टिग्मा और बेइज्जती का निशान समझने, और ऐसे सोशल प्रेशर्स की वजह से पिछले 6 सालों में 59% रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में 60,000 तक रेप हुए हैं, लेकिन 2015 से अब तक रिपोर्ट सिर्फ 22,000 हुए, जिनमें से 4,060 केसेस अभी भी पेंडिंग पर हैं, और बकिया जिनमें रिजल्ट आया उनमें सिर्फ 77 को सजा हुई, जिससे हमको पता चलता है कि पाकिस्तान का कन्विक्शन रेट सिर्फ 3% है, और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो हमसे आबादी में 4 गुना बड़ा है और जिसको लोग रेप कैपिटल समझते हैं, वहाँ कन्विक्शन रेट 27.2% है। यहाँ एक सवाल जहन में उठता है कि जब ये मेडिकल एग्जामिनेशन इतना डिस्टर्बिंग होता है ओवरऑल, तो इसकी ज़रूरत ही क्या है? देखें, ज़बरदस्ती बिलाशुबा एक संगीन, भद्दा और बड़ा जुर्म है, लेकिन किसी को रेप के लिए एक्यूज करना भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल और संगीन इल्ज़ाम है। किसी को ऐसी ही सज़ा नहीं सुना सकते, इसीलिए कानून बनाया जाता है, और कानून का मतलब इंसाफ नहीं होता। लॉ इज जस्ट अ टूल टू फैच एंड सर्व जस्टिस, एंड समटाइम्स दैट वेरी लॉ दैट इज मेंट टू प्रिवेल जस्टिस कैन ऑल्सो बी यूज टू टेम्पर, मैनिपुलेट एंड कंटामिनेट जस्टिस। आप ये बात इस मिसाल से समझें। 2012 में हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ, निर्भया केस, जो कि एक ब्रूटल गैंग रेप और रूटलेस मर्डर केस था, जिसके 5 में से 4 एक्यूज को फांसी दे दी, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा तशद्दुद किया था और मेनली उसी के दिए गए जख्मों की वजह से विक्टिम की डेथ हुई थी, वो एक माइनर था 17 साल का। तो अब इंसाफ का तकाजा तो शायद ये कहता है कि इसको तो सबसे पहले और दर्दनाक फांसी दी जाए, लेकिन ये कोर्ट कचहरी वकला, दे आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस, दे आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ। और लॉ का तकाजा ये कहता था कि माइनर का ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट यानी बच्चों के कोर्ट में हो, और यही हुआ, और वो 3 साल की सजा काटकर छुट गया, क्योंकि इंडिया के जुवेनाइल कोर्ट में मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है। ये मामले का एक पहलू है। दूसरा रुख ये है कि इस दर्दनाक वाक़या के बाद इंडिया के कानून में सख्त अमेंडमेंट्स की गई, जिसके काफ़ी रेपरकशंस और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, जिसमें से एक मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सेक्शन 375 का एक क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई मर्द किसी औरत पर किसी भी तरह किसी हायर रैंक, पोजीशन या अथॉरिटी पर है, और इन दोनों के दरमियान सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कोई मारधाड़ या फिजिकल असॉल्ट नहीं, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी मेडिकली साबित हो गया, और कोर्ट में लड़की ने ये कह दिया कि मेरा कंसेंट मेरी मर्जी नहीं थी, तो अब वैसे तो किसी भी केस चाहे चोरी का क्यों ना हो, प्रोसिक्यूशन यानी इल्ज़ाम लगाने वाले पर जिम्मेदारी होती है कि वो सबूत पेश करे, क्योंकि वो काजी के पास गए। लेकिन अब यहाँ इस मामले में एक्यूज्ड यानी मुल्जिम को साबित करना होगा कि उस लड़की का कंसेंट था, जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, क्योंकि सेक्स बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है। हर कोई गवाह इकट्ठा थोड़ी करते फिरता करने से पहले वो भी हर बार के किसका कंसेंट है कि नहीं। तो जो कानून औरतों की हिफाजत के लिए बनाया गया था, उसी को मिसयूज करके कई मर्दों, खासकर बाअसर शख्सियात को ना सिर्फ फंसाया गया, बल्कि कई केसेस में रेप का टैग लगकर सजा भी हुई।
इस मामले पर इंडिया में सेक्शन 375 के नाम से फिल्म भी बनी है। इसके अलावा इस कानून के बाद इंडिया में ये भी देखने को मिला कि कई औरतों ने झगड़े के बाद गुस्से में आकर इस कानून को इस्तेमाल करके अपने मैरिटल या नॉन मैरिटल पार्टनर पर रेप का इल्जाम लगाया और गुस्सा ठंडा होने की सूरत में केस वापस ले लिया। यानी इतने सेंसिटिव और सीरियस मामले को मजाक बनाकर रख दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक्चुअल केसेस और कॉज को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि कई केसेस के रिजल्ट में ना सिर्फ मर्दों की बल्कि उनसे जुड़ी कई जिंदगियां तबाह हुई। तो ये भी इस ही दुनिया में हो रहा है और ये इंसान ही कर रहा है, जो कि है यार भी इग़यार भी, मासूम भी मक्कार भी, मजलूम भी गद्दार भी, मजबूर भी मुख्तार भी, है औरत भी और मर्द भी, तुम भी और हस्साम भी। सो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कोर्ट अगेन इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस, इट इज इन द बिजनेस ऑफ लॉ। और लॉ का तो सिंबल यही है कि वो देख नहीं सकता, बस आंखें बंद कर कर तराजू में सबूत के वजन को महसूस करता है और उसकी बुनियाद पर फैसले को दूसरे हाथ में थामी तलवार से नाफिज कर देता है। तो ना सिर्फ हमें एक एजाइल, एवोल्यूशनरी और इर्तिकाई जुडिशल सिस्टम की ज़रूरत है, बल्कि कानूनी तौर के अलावा माशरती तौर से सोशल लेवल पर हमें एक बहैसियत कौम बहुत ही लाजिम है कि हम खुद को ग्रो और डेवलप करें, और ये सिर्फ तालीम, तरबियत और अवेयरनेस से ही मुमकिन है। इवन आज के तारीख में हमारे पढ़े लिखे लोग तक भी रेप विक्टिम को उल्टा सोशल स्टिग्मा समझते हैं। हाइमेन को लेकर हमारे माशरे में बहुत ही मिसकंसेप्शन और मिथ्स हैं। जिस हाइमेन या पर्दा बकारत को हम कवारेपन और पारसा होने का मयार समझते हैं, उसका सच वर्जिनिटी से ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि जैसे मर्दों के जेनिटल वेरिएंट्स होते हैं डिफरेंट साइज वगैरह वगैरह, इसी तरह औरतों के भी जेनिटल पार्ट्स वेरिएंट भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। किसी का हाइमेन इतना बारीक होता है कि स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग या वेट लिफ्टिंग से टूट जाता है। कुछ केसेस में ये भी होता है कि प्रॉपर पेनिट्रेशन ना होने की सूरत में शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में टूटे ही नहीं, और किसी किसी का तो सिरे से हाइमेन होता ही नहीं है। फिर भी इसको बुनियाद बनाकर औरतों के साथ सील पैक, डब्बा पैक जैसे इंतहाई गैर अखलाकी, गैर इंसानी और गैर मुनासिब अल्फाज मुंसलिक करना हमारे माशरे में अफसोस, सद अफसोस के साथ आम है। देखें, किसी भी वजह से किसके साथ रहना है नहीं रहना है, ख्वाह मर्द हो या औरत, ये एक इंसान की पर्सनल चॉइस और ज़ाती फैसला है। लेकिन किसी भी बुनियाद पे किसी इंसान, खासकर हमारे माशरे में औरत ज़ात के साथ इस तरह की उन्वानात का इस्तेमाल हमें इखलाकी और माशरती पस्ती और जवाल की तरफ ले जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हाइमेन को पर्दा बकारत क्यों कहते हैं। लफ्ज़ बकारत बाकरा से निकला है, जिसके माने पाक हैं। बाकरा औरत, साफ औरत, पाक औरत। अब जब इस तरह के अल्फाज, तसव्वुरात और माहौल में एक इंसान का ज़हन बड़ा होगा, तो फिर क्या एक जवान या बूढ़े तक की भी मेंटेलिटी होगी। तो लिहाजा हमें सोशल ग्राउंड्स पर अवेयरनेस और एजुकेशन के ज़रिए इस तरह की मनफी चीज़ों को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर किसी में इतना जिगरा नहीं होता कि माहौल जो उसकी प्रोग्रामिंग कर दे, वो उसको क्रिटिकली रिसर्च और एनालाइज करके अपनी खुद की तरबियत कर सके और गलत चीज़ों को फाइट बैक करे। तो दूर ये सोचना भी कि रिवायती सोच में कुछ गलती हो सकती है, ये सोचना भी गवारा नहीं करते। तो ये एक तरबियत का, एक प्रोसेस का नाम है, जो कि एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए हमको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट दोनों होना पड़ेगा। खैर, जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे मैंने सब पर रोशनी डालने की कोशिश करी है। वीडियो भी ज़रा लंबी हो गई है, शायद मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि मैं आम तौर से कभी वीडियो शेयर करने को नहीं कहता, लेकिन जो लोग इस मामले की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और इत्तेफाक करते हैं, वो प्लीज़ इसको आगे शेयर करके इस कॉज और अवेयरनेस फैलाने में अपना कंट्रीब्यूशन डालें। अल्लाह पाक हम सब पर आफियत वाला मामला फरमाए। ईमान।